नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। किसी हिंसक घटना की आग से सत्ता को हाथ जलने का डर लगता है तो सियासत के विपक्षी खिलाड़ियों को उसी आग में अपने लिए रास्ता दिखाई देने लगता है। लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ और जो हो रहा है उसके दो पहलू हैं। एक है उस हिंसक घटना के डिटेल्स जिसमें 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और दूसरा है वो राजनीतिक भागम भाग जिसमें कई नेताओं ने अपने लिए चुनावी संभावनाओं के बल्ब जला दिए। आज इन दोनों पहलुओं का गहरा विश्लेषण करेंगे। आपको लखीमपुर खीरी हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। दोनों पक्षों के दावों को अगल बगल रखकर देखेंगे ताकि खबर की पूरी पिक्चर साफ हो सके। तमाम नेताओं की भागम भाग के साथ साथ फोकस प्रियंका वाड्रा की सियासी सफाईगिरी पर भी रहेगा। प्रियंका वाड्रा सबसे पहले लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहती थी। जाहिर है इसमें उनका राजनीतिक उद्देश्य भी शामिल था, लेकिन पुलिस ने प्रियंका सहित तमाम विपक्षी नेताओं की सियासत को क्वारंटीन कर दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा और उस पर हो रही राजनीति के वीडियोस की भीड़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वीडियो चर्चा और आलोचना का नया केंद्र बन चुका है। इस वीडियो में सीएम मनोहर लाल अपने समर्थकों को आंदोलन करने वाले किसानों के खिलाफ डंडे उठाने, जमानत की परवाह न करने और जैसे को तैसा जवाब देने की सीख दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के बयान में बड़ा नेता बनने का इंस्टेंट फॉर्मूला भी है। आपके लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। ड्रग्स की मार अक्सर सेलिब्रिटीज और उनके परिवारों को डबल चोट पहुंचाती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के फिल्मी लॉन्च से पहले उस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के सवाल और आरोप लॉन्च हो रहे हैं और आर्यन खान की मुसीबतें आज 3 दिन और बढ़ गई हैं। आर्यन खान को आज जमानत नहीं मिली, उसे 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रहना होगा। ड्रग्स के इस मामले में एनसीबी बहुत एक्टिव है और एक बड़े ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। एनसीबी को कई व्हाट्सएप चैट और कुछ बड़े सुराग मिले हैं। इसके सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और आज ड्रग्स के बिजनेस मॉडल और इंटरनेट की गहराइयों में मौजूद डार्क वेब को भी हम डिकोड करेंगे। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं लखीमपुर की खबर से, जिसमें हिंसा की आग है और सियासत की आंखों में दिखाई देने वाली चमक भी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 8 जाने गई हैं। मरने वालों में 4 किसान प्रदर्शनकारी हैं, 1 गाड़ी का ड्राइवर है और बाकी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इस हिंसक कांड में दोष किसका है यह तो जांच का विषय है, लेकिन जो परिस्थिति बनी वो सामान्य तो नहीं है। किसान आंदोलन के कंधे पर क्या सियासत की बंदूक चलाई गई, या फिर किसान आंदोलन बेकाबू हो चला है, या फिर जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर होकर व्यवस्था ने किसानों को रौंद दिया। सच इन सब में से कुछ भी हो सकता है। सच इनमें से कई सवालों का एक घालमेल भी हो सकता है। इसीलिए लखीमपुर कांड के हर एक पहलू को जांचने, परखने, समझने की जरूरत है। आज तक ने इस घटनाक्रम का तथ्यात्मक विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 4 किसान प्रदर्शनकारियों को रौंदने के आरोपों और फिर उसके बाद भड़की हिंसा में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत और वाहन के ड्राइवर को पीट कर मार डालने के आरोपों ने साल भर से चल रहे किसान आंदोलन की आग को और भड़का दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लखीमपुर की घटना क्यों हुई। कम से कम लखीमपुर की घटना की परिस्थितियां क्या रहीं, इसे आज तक के दर्शकों को समझना जरूरी है। घटना को लेकर दावों और उन पर काउंटर क्लेम की कई बातें हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीकों से उसे जानने के लिए आज तक ने पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव लखीमपुर के तिकुनिया में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था, लेकिन सुबह 9:30 बजे ही किसान प्रदर्शनकारियों ने तिकुनिया हेलीपैड पर ट्रैक्टर पार्क कर दिया। दोपहर 12 बजे केशव मौर्य लखीमपुर के वंदन गार्डन में सरकारी योजना के शिलान्यास के लिए पहुंचते हैं। वो वहां पहले से तय प्रोटोकॉल के तहत हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच सके तो सड़क मार्ग से पहुंचे।
दोपहर 2:20 पर केशव मौर्य और अजय मिश्रा टेनी निघासन गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन तिकुनिया नहीं पहुंच सके। तिकुनिया में प्रदर्शनकारियों से प्रशासन ने बातचीत शुरू की ताकि केशव मौर्य तिकुनिया आ सके। इसके बाद का घटनाक्रम हिंसक कैसे हुआ? क्या प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी जानबूझकर दौड़ाई गई? क्या किसानों को रौंदने वाली गाड़ी में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा थे? ये सारे सवाल बेहद अहम हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 3 गाड़ियां आई तेज रफ्तार से, उनको कुचल दिया और भी किसान हमारे शहीद हो गए। किन लोगों ने ये घटना करी? टैनी लड़का था, टैनी। वो गाड़ी में था? वो जी गाड़ी में भाग गया ना, वो पुलिस वालों ने भगा दिया उसको साथ में। सुबह 9 बजे से लेकर के मेरी समझ से 4:30 या 5-6 बजे तक हम बनबीरपुर में रहे। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो सीधे लखीमीपुर आए, बाकी हम कहीं नहीं गए, बनबीरपुर में ही मैं रहा। भाई ये बताइए, गाड़ी हमारी थी, हमारे ड्राइवर की कंडीशन आप देख रहे हो, अगर हम उसमें होते तो हमारी क्या कंडीशन होती, आप ये बताओ। सीधी सी बात, आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं अभिषेक भैया आपके सामने खड़ा नहीं होता आज, मैं ऊपर निकल गया होता अगर मैं उस गाड़ी में होता। 4 प्रदर्शनकारी गाड़ी की चपेट में कैसे आए, अभी तक इसका कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। लेकिन रौंदे जाने की घटना के बाद क्या हुआ, इसके कई वीडियोस हैं, जिसमें एक व्यक्ति घेर कर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। दावा है कि ये गाड़ी का ड्राइवर है, जिसे पीट कर मार डाला गया। एक वायरल वीडियो में गुजर रही गाड़ियों को काले झंडे दिखाने की तस्वीरें भी सामने हैं। आपने ऊपर अभी जाना कि 2:15 बजे तक जब केशव प्रसाद मौर्य का काफिला तिकुनिया पहुंचने का इंतजार करता रहा, तो प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की। इस बीच दोपहर 3 बजे के आसपास 3 गाड़ियां केशव प्रसाद मौर्य को लाने के लिए निकली। बताया जाता है कि ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की थी। दोपहर 3:30 बजे जब गाड़ियां लौट रही थीं, तो उनका विरोध शुरू हुआ और आरोपों के मुताबिक आशीष मिश्रा की गाड़ियों से प्रदर्शनकारी कुचले गए। शाम 4 बजे रौंदे जाने की घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। तिकोनिया में अजय मिश्रा का परिवार पिछले 3 दशक से ज्यादा वक्त से सालाना दंगल कराता रहा है। रविवार को भी ये कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ हुआ। किसान प्रदर्शनकारियों को रौंदे जाने की घटना से विपक्ष के निशाने पर आए अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा पूरे मामले में साजिश देख रहे हैं। हमारे 3 वाहन आदरणीय डिप्टी सीएम जी को काले शरण तिराहे पर, जो बिलराया यूनियन के नाम से भी, बिलराया ट्रक यूनियन ऑपरेटर यूनियन के नाम से भी जानते, वहाँ पर रिसीव करने के लिए जा रहे थे। उस बीच में जो लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग किसान हैं, ये लोग बैठे थे, ये लोग रोड पर आ गए, हमारी गाड़ियों पर पत्थरबाजी करी और जिसमें हमारे ड्राइवर क्षतिग्रस्त हो गया, हरिओम उसका नाम था। वो क्षतिग्रस्त, वो गाड़ी डैमेज हुई, पलटी या एक्सीडेंटल जो भी हुआ, वहाँ पर वो गाड़ी नीचे आ गई, उसको लाठियों से पीट कर उसको मार दिया गया। किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। लखीमपुर की घटना को लेकर राज्य सरकार ने रिटायर्ड जज से जांच की मांग मान ली है। इस बीच पूरे घटनाक्रम के दौरान घायल हुए कुछ चश्मदीदों और उनके घर वालों से आज तक ने बातचीत की है। बहुत रिक्वेस्ट किए कि भैया प्लीज़ हमको ले जाने दो, तब सब सांसें इसके चल रही थी, बढ़िया सांसें थी खाली हल्की हल्की, तो हमने कहा प्लीज़ जाने दो। बहुत रिक्वेस्ट किए, बाद में फिर ले जाने के लिए मतलब मान गए। दंगल देखे गए रहे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भड़ रहा है तो यूँ खड़े हुए गए कि क्या होते हैं, जानते तो कुछ रहा ही नहीं। और वह तो सब उन्हें उनका हमारे लाग ये कहत रहे कि हमका उससे कोई ना मतलब है, लेकिन इनकी कोई ना सुने। लखीमपुर की घटना अपने आप होती चली गई या इसमें साजिश है? इसके आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सच है कि 8 जानें चली गई हैं। 4 किसान प्रदर्शनकारी जो मौत के मुंह में गए, उसमें कम से कम 2 दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह बहराइच जिले के रहने वाले थे। लखीमपुर से संतोष, अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक लखनऊ। लखीमपुर की घटना 2022 के यूपी चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक चुनौती भी बनकर आई। आज सियासी विरोध प्रदर्शनों के बीच यूपी सरकार के सामने लखीमपुर में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती भी नजर आई।
लेकिन बाद में प्रशासन फौरी समझौता कराने में कामयाब रहा। इस समझौते के अनुसार मृतकों के आश्रितों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवार से एक-एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और हिंसा की जांच रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी। लखीमपुर में मृतक प्रदर्शनकारियों के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन परिवार वालों को मनाने में कामयाब रहा और इस दौरान प्रशासन के लिए संकट मोचक की तरह वो शख्स नजर आया है जो बीते साल भर में किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। राकेश टिकैत के दखल के बाद ही मामले पर फिलहाल सहमति बनी। लखीमपुर में रविवार शाम को हुई हिंसा के बाद राकेश टिकैत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से रातों रात चलकर लखीमपुर में तिकुनिया के उस गुरुद्वारे पहुंचे जहां मृतक प्रदर्शनकारियों के शव रखे थे। सूत्रों के अनुसार राकेश टिकैत जब लखीमपुर की ओर रवाना हुए तभी सरकार ने उनसे संपर्क साधा और शवों के पोस्टमार्टम के लिए तैयार रहने को कहा। राकेश टिकैत जब लखीमपुर की ओर जा रहे थे लेकिन बेरठ के आसपास उन्हें रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन फिर उन्हें जाने दिया गया। लखीमपुर में राकेश टिकैत ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों की ओर से मोर्चा संभाला। प्रशासन के साथ एक सहमति बनी, यानी प्रशासन और राकेश टिकैत की अगुवाई में प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने की रणनीति काम आई। राकेश टिकैत जब लखीमपुर पहुंचे थे तब तक खुद अजय मिश्रा पर कार्रवाई और उनको मोदी सरकार से बर्खास्त करने को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था। अब राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार और प्रशासन को कुछ दिनों की मोहलत दी गई है। इस बीच अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। क्या बात हुई, क्या फाइनल फैसला हुआ? पूरा एक फैसला ये हुआ कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और बापू बेटा दोनों उसमें दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी भी होगी। 45 लाख का मुआवजा जो मृतक है उसकी जांच जो अधिकारी होंगे लीगल सेल से उसकी जांच होगी। कोई भी रिटायर्ड जज उसकी जांच करेगा और उनको सरकारी नौकरी, ये सारी चीजें तय हो गई है। ये जो इतना लंबा चला पूरा निगोशिएशन का दौर, क्या लगता था सरकार नहीं मान रही थी? क्या चल रहा था भीतर? नहीं, उनके परिवार से उनसे सब लोगों से बातचीत करके, कमेटी से बातचीत करके, तो बहुत सी चीजें होती है, नौकरी पे होती है, लीगल उस पे होती है, मंत्री के खिलाफ मंत्री को 120 में जाना होता है, तो वो भी बड़ी चीज है। कल जो बड़ी घटना हुई है, क्या ये अब समाप्त हो जाएगा इसके साथ ये पूरा, या इसको और भी आगे, क्योंकि किसानों का ये समाप्त होगा ये वाला प्रकरण, और इनको 8-10 दिन का टाइम इनका रहेगा कि गिरफ्तारी करते हैं नहीं करते हैं, क्या रहेगा। जब यहाँ भोग में आएंगे तो अगली रणनीति फिर उसके बाद में बनेगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरी तरीके से सियासी इस पूरे माहौल को बनाया गया, कई सारे नेता आने की कोशिश की है, उनको रोका भी गया, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है उसको लेकर के एक सियासी खींचतान नॉलेज उसकी नहीं है, हम तो यहाँ अंदर थे, हमें नॉलेज नहीं। तो अभी अब आप जा रहे वापस जाएंगे? नहीं, अभी मंच पर जाए। हिंसा के बाद से लखीमपुर और लखनऊ के बीच एक खास सियासी कनेक्शन बन गया जो लखीमपुर की उबलती भावनाओं को सहलाएगा, वही लखनऊ से सत्ता चलाएगा। यही सोच विपक्षी नेताओं को लखीमपुर की ओर खींच रही है, लेकिन कोई भी अभी तक वहां जाने में कामयाब नहीं हुआ है। यूपी पुलिस ने किसी को भी वहां जाने नहीं दिया। हालांकि राकेश टिकैत वहां पहुंच गए थे। वैसे लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगाई गई है और धारा 144 के अनुसार 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। ये 4 लोग कोई भी हो सकते हैं, आम लोग भी और नेता भी। लेकिन क्या धारा 144 ही वो वजह है जिसके आधार पर नेताओं को हंगामे वाली जगहों से दूर रखा जाता है? दरअसल प्रदेश के किसी भी इलाके में हुई हिंसा का असर अगर प्रदेश पर होने की आशंका हो या हिंसाग्रस्त इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा हो तो पुलिस प्रशासन को यह अधिकार है कि वो प्रभावशाली लोगों को वहां जाने से रोक दे। पुलिस प्रशासन अपने इस कदम के पीछे कानून व्यवस्था बिगड़ने की दलील दे सकता है। ऐसे हालात में पुलिस ने जो नियम तय किए हों उनका उल्लंघन करने वालों को नजरबंद किया जा सकता है और हिरासत में भी लिया जा सकता है, जैसा कि प्रियंका वाड्रा के साथ हुआ। हालांकि प्रियंका ने पुलिस के एक्शन को भी अपना राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया और गेस्ट हाउस में झाड़ू उठा ली। आप अरेस्ट कर रहे हैं तो आप बताइए। इसमें दिखाओगे मुझे? एफआईआर बाप और बेटे पर दोनों पे। वो हिंसा जिसने लखीमपुर खीरी को खौला दिया, उसी हिंसा की आग ने विपक्ष को लखीमपुर खीरी से करीब 140 किलोमीटर दूर लखनऊ की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। इस हिंसा ने यूपी के चुनावी माहौल में लंबे समय तक ट्रेंड करने वाली कुछ नई तस्वीरें जोड़ दी हैं।
और सियासत के खिलाड़ियों के मन में चुनावी संभावनाओं के बल्ब जला दिए हैं। हिंसा की घटना से उपजा गुस्सा एक ऐसी फसल की तरह होता है जिसे तुरंत काटना जरूरी होता है और नेता ये बात अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए लखीमपुर खीरी के लिए उनकी भागम भाग शुरू हो गई। लखीमपुर जाकर किसानों से मिलने में कोई कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इस रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ अलग किया। बाकी नेता धरना देते रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा के झाड़ू लगाने का ये वीडियो देखिए। उनके आलोचकों ने भले ही इसे लाइट कैमरा एक्शन वाला नाटक कहा हो, लेकिन प्रियंका यूपी में राजनीतिक सफाई और सफाई को लेकर एकदम सीरियस हैं। आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। कल से ही प्रियंका की कोशिश थी कि वो लखीमपुर पहुंचकर किसानों से बात कर सके, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सीतापुर के बिस्वा में ही उन्हें रोक दिया और फिर प्रियंका का गुस्सा फूट पड़ा। ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर निकाल, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर तो जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। कल प्रियंका सीतापुर तक तो पहुंच गई थी, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाई और यहीं उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसी गाड़ी में प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार करके हर गांव से गिरफ्तार करके सीतापुर पुलिस लाइन ले जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कोशिश कर रही हैं कि वो लखीमपुर पहुंच सके और उन परिवारों से मिल सकें जिन्होंने कल अपने खोए हैं। उसी के चलते आप देख सकते हैं सीतापुर पुलिस लाइन के बाहर किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नारे लग रहे हैं कि प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ही नहीं, तमाम नेता लखीमपुर खीरी की घटना के बाद एक्टिव हो गए, लेकिन प्रशासन भी नेताओं की इन राजनीतिक यात्राओं के सामने बैरिकेड लगाए खड़ा था। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी लखीमपुर जाने की तैयारी में थे, लेकिन उनकी ये तैयारी उनके बंगले के गेट तक ही रह गई। पुलिस ने उन्हें घर से निकलने ही नहीं दिया। प्रशासन की सख्ती देखकर वो अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच किसी उपद्रवी ने पुलिस वैन में आग लगाकर हंगामा खड़ा करने की भी कोशिश की। इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। इस धरना प्रदर्शन के कुछ देर बाद ही अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि आगे आगे उस काफिले के आगे आगे चल रहे हैं जिसमें पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी इसी कोशिश में थे कि किसी तरह वो लखीमपुर पहुंच जाएं, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबत कितनी और कैसे बढ़ गई है और बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स के बिजनेस मॉडल को भी डिकोड करेंगे। इस विश्लेषण के लिए इस ब्रेक के बाद तक इंतजार कीजिए। आप देख रहे हैं खबरदार। आज मुंबई की एक कोर्ट ने बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की तकलीफ बढ़ाई। इसकी वजह यह है कि मुंबई की किला कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। यानी अब आर्यन 3 दिन तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे, जहां उनके ड्रग्स मामले में पूछताछ जारी रहेगी। कल तक यह तय माना जा रहा था कि आर्यन खान को बड़ी आसानी से बेल मिल जाएगी, लेकिन आज एनसीबी ने जो खुलासे किए उससे आर्यन की बेल की उम्मीद कस्टडी में बदल गई।
अब आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रहना होगा। अब आर्यन खान से 7 अक्टूबर तक कड़ी पूछताछ होगी। अब आर्यन खान को सवालों के लंबे दौर से गुजरना होगा। ड्रग्स कहां से आई, किसने पहुंचाई, सब कुछ बताना होगा। किसने सोचा था कि किंग खान, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अपनी फिल्म लॉन्चिंग से पहले ही एनसीबी अधिकारियों के सवालों की लॉन्चिंग झेलेगा। जाहिर है सुपरस्टार का बेटा है तो सपना तो 70 mm वाले रुपहले पर्दे का था, जिसमें लाइट, कैमरा, एक्शन प्लान किया गया था। लेकिन हकीकत में आर्यन की शुरुआत क्रूज पार्टी, ड्रग्स और गिरफ्तारी से हुई है। केस के सभी पहलुओं को खोलने के लिए एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी 11 अक्टूबर तक मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की कस्टडी दी है। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन खान किसी ड्रग गैंग के संपर्क में है, इसलिए इस पूरे रैकेट का पता लगाना होगा। प्रोसिक्यूशन को व्हाट्सएप चैट्स इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसीलिए उन्होंने कस्टडी मांगे। कोर्ट ने उनको 7 तारीख तक की कस्टडी दी है और उनको ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनको कन्फ्रंट करना है, इसीलिए 7 दिन की कस्टडी दी है। सर आपने क्या ऑब्जेक्शन? नॉट 7 दिन, सॉरी 7 तक। कितने आपने क्या कह के आर्गुमेंट के विरोध में? हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास से सिर्फ 5 ग्राम मिला है, ऐसा एलिगेशन है, और उनका चार्ज ही सिर्फ कंजम्पशन का है। 8C का प्रोहिबिशन कुछ है नहीं, तो इसके लिए हमारे को जेसी करा जाए। कोर्ट रूम में आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाने के लिए एनसीबी की दलील थी कि आर्यन खान के मोबाइल से कई तस्वीरें मिली हैं, जिसमें काफी लिंक्स हैं जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का इशारा करती हैं। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट किसी ड्रग्स गैंग के संपर्क में हैं। व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स खरीदने के लिंक मिले हैं। ड्रग्स का नाम लेने के बजाय कई कोड नेम यूज किए गए। ड्रग्स खरीदने के लिए जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी डिटेल भी व्हाट्सएप चैट में मिली है। कई संदिग्ध लोगों की पहचान करना बाकी है, इसलिए रिमांड की जरूरत है। एनसीबी के बड़े अफसरों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाएगा और इसमें कई और बड़े नाम शामिल होंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है, जिसके जरिए वो ड्रग पैडलर्स तक और सप्लायर्स तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है अब एनसीबी को 3 दिन की और कस्टडी मिल गई है और पहले से मौजूद 8 लोग जो क्रूज से हिरासत में लिए गए हैं, उनका आमना सामना आर्यन खान से कराया जाएगा। एनसीबी ने कोर्ट में यह भी कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कई वर्षों से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन और उसके दोस्त ड्रग्स लेने के अलावा ड्रग्स के बिजनेस में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिंक सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के जरिए पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग नेक्सस के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए आरोपियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक चाहिए। इस पर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कस्टडी देने के खिलाफ आर्यन को बेल दिलाने के लिए कुछ दलीलें कोर्ट के सामने पेश की। सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान क्रूज पार्टी में सिर्फ स्पेशल गेस्ट थे। एनसीबी को जो ड्रग्स मिली हैं वो आर्यन खान से नहीं मिली हैं। 6 ग्राम चरस आर्यन से नहीं बल्कि अरबाज मर्चेंट से मिली है। इसके अलावा आर्यन खान ने पार्टी ऑर्गेनाइजर से क्रूज पर आने की मांग नहीं की थी, उन्हें इनवाइट किया गया था। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से मिली तस्वीरों के आधार पर कस्टडी बढ़ाने वाली दलील पर आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि यह बात पूरी तरह गलत है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के संपर्क में है। कोर्ट चाहे तो खुद देख सकता है कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। आर्यन खान का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब मजिस्ट्रेट ने एनसीबी से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया तो इस पर एनसीबी ने कहा कि हम पता लगाना चाहते हैं कि आर्यन को पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वो कौन कौन से केबिन में रुका था। तो इस पर सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है। वो शिप में क्यों गए थे इसमें एनसीबी का कोई काम नहीं है। आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकते हैं। लेकिन कोर्ट में आर्यन के वकील की ये दलील काम नहीं आई और मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान की कस्टडी 3 दिन यानी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अब एनसीबी अगले 3 दिनों के अंदर आर्यन खान पर ड्रग पेडलर वाले कनेक्शन सहित तमाम आरोपों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी। देखना यह है कि एनसीबी अब आर्यन खान के मामले में कौन कौन से राज खोलने वाली है। पंकज उपाध्याय के साथ तंसीम हैदर, आज तक। एनसीबी ने क्रूज
रेव पार्टी में ड्रग्स मुहैया कराने के आरोप में एक पेडलर को हिरासत में लिया है। एनसीबी के अनुसार इस पेडलर ने 25 लोगों को ड्रग्स बेचे थे। इसके पास से कई तरह के ड्रग्स बरामद हुए हैं। ये पेडलर अभी तक एनसीबी की पकड़ में इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि ये अपना व्यापार डार्क नेट पर करता था और बिटकॉइन के जरिए पैसे लेता था। डार्क नेट के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन वो क्या होता है ये हम आज आपको बताते हैं। आप जितना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो कुल इंटरनेट का सिर्फ 6% हिस्सा होता है। इंटरनेट का 94% हिस्सा डार्क और डीप वेब होता है। आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो 3 लेयर में बटा होता है। इसकी पहली लेयर है सरफेस वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब का वही 6% वाला हिस्सा है जो हम और आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस लेयर वाले इंटरनेट पर आप किसी भी ब्राउजर या सर्च इंजन से कुछ भी खोज सकते हैं। इंटरनेट की दूसरी लेयर को डीप वेब कहा जाता है। इसका एक्सेस आसान नहीं होता है क्योंकि ये HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होता है। आपकी बैंकिंग वेबसाइट्स का डेटा, ईमेल का डेटा, ये सब HTML कंप्यूटर कोडिंग में होता है। इसकी जानकारी सर्च इंजन के जरिए नहीं खोजी जा सकती। इंटरनेट की इस दूसरी लेयर डीप वेब का नाम माइकल के बर्गमन ने दिया था। इसके बाद इंटरनेट की तीसरी और अंतिम लेयर आती है जिसे डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब की जानकारी को भी सर्च इंजन से नहीं खोजा जा सकता। यहां के लिए स्पेशल एक्सेस की जरूरत होती है। यह एक्सेस टॉर जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से होती है। इसी सॉफ्टवेयर में 30,000 से ज्यादा हिडन वेबसाइट्स हैं जहां सब कुछ मिलता है। आम यूजर के डार्क नेट इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। लगभग 10 साल पहले इस डार्क वेब को शुरू किया गया था, लेकिन साइबर अपराधी डार्क नेट का इस्तेमाल अपराधों के लिए करने लगे। अब तो इसे इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड कहा जाने लगा है क्योंकि यहां अपराध से जुड़ी हर चीज उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल गैर कानूनी काम, हथियारों की सौदेबाजी, ब्लैक मार्केट और ड्रग्स के व्यापार के लिए किया जाता है। इसका एक्सेस आसान नहीं होता, इसीलिए पुलिस के लिए ऐसे अपराधी या गैर कानूनी सौदों को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसीलिए साइबर अपराधी डार्क वेब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नामी और हाई प्रोफाइल कस्टमर्स अपनी पहचान छिपाने के लिए इस तरह का पेमेंट मोड इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई पुराने और भरोसेमंद पेडलर्स से करवाई जाती है क्योंकि बॉलीवुड बाजार से कई गुना कीमत पर ड्रग्स खरीदता है। आज आपको यह जानना जरूरी है कि देश में ड्रग्स का बाजार कितना बड़ा हो चुका है। ड्रग्स माफिया के लिए मुंबई और बॉलीवुड बहुत बड़ा मार्केट है। कीमत चाहे कोई भी हो, बस शर्त यह है कि माल हाई क्वालिटी का होना चाहिए और होता भी यही है। बॉलीवुड को हल्का माल देने का मतलब है बिजनेस खत्म करना। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद ऐसे इनपुट सामने आते रहे हैं कि फिल्मी सितारों की हाउस पार्टी से लेकर होटल में होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों तक बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले पैडलर फिक्स हैं, जो दिल्ली, गुजरात के अलावा राजस्थान और पंजाब बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स लाने वाले गैंग से संपर्क में रहते हैं। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2018 में 300 किलो कोकीन मुंबई में उतारी गई थी, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1500 करोड़ रुपए है। ये काम भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एक्टिव एक सिंडिकेट के माध्यम से करवाया गया। ये वही सिंडिकेट है जो कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक 200 किलो मेथाम्फेटामिन की स्मगलिंग में शामिल रहा है। हाई प्रोफाइल पार्टी कोकेन को हाई क्वालिटी ड्रग माना जाता है, लेकिन बॉलीवुड में मारिजुआना यानी गांजे का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। उनकी गलतफहमी ये है कि कोकेन के मुकाबले गांजे को सिगरेट में भरकर पीना सेफ है, इसलिए गांजे का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। एनसीबी के एक आंकड़े के मुताबिक साल 2017 में देश भर में 2551 किलो अफीम, 2146 किलो हेरोइन, 3218 किलो चरस और 69 किलो कोकेन और 2 लाख किलो गांजा बरामद किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांजे का नशा करने के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में भारत के 2 शहर शामिल हैं। एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक साल 2018 में दिल्ली में 38.3 टन तो मुंबई में 32.4 टन गांजे की खपत हुई थी। दुनिया में गांजे की सबसे ज्यादा खपत न्यूयॉर्क में होती है। यहां साल 2018 में 77.4 टन गांजे का सेवन किया गया था। लेकिन भारत में दिल्ली और मुंबई में गांजा प्रेमियों की संख्या बहुत ज्यादा है। बॉलीवुड पर यह आरोप लगते रहे हैं कि यहां गांजा के ग्राहकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बड़े बड़े स्टार्स के मोबाइल से मिले चैट्स ने सबको हैरान कर दिया था। ये जानते तो सब थे कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन इसमें हिट और फिट दिखने वाले कलाकार भी शामिल हो सकते हैं। ये देखकर सब हैरान रह गए। बॉलीवुड में जिस गहराई तक ड्रग्स का रैकेट फैला हुआ है, उसमें ये धरपकड़ और बरामदगी बहुत मामूली बात है, क्योंकि मुंबई सहित देश भर में जितनी ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, उसकी कई गुना ज्यादा इस्तेमाल कर ली जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक अवैध ड्रग्स का केवल 5 से 7% हिस्सा ही पकड़ में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, वो ये कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं और मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ देर आपको इसकी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसका सर्वर डाउन है। लगभग आधे घंटे समय हो चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों का सर्वर डाउन है और इस वजह से अभी आप मैसेजेस का आदान प्रदान या फिर इन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।